हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो वीडियो है इस सेकेंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो चैनल पे जाके या इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यू डेजर्ट के बारे में। इन चारों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में कोस्टल प्लेन और द आइलैंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसका सही आंसर आप लोगों को लास्ट में जरूर मिल जाएगा। बात करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन की। तो नॉर्दर्न जो माउंटेन है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इंडो गोर जो कि जम्मू कश्मीर में वेस्ट में है, वहाँ से लेके जो ब्रह्मपुत्र वैली है अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट में वहाँ तक। ठीक है, जो इंडिया के ऊपर वाला पार्ट है ऐसा, तो इस एरिया में क्या है, माउंटेन है। फॉर्म ड्यू टू द कॉलिजन बिटवीन द, और ये जो माउंटेन कैसे फॉर्म हुआ, तो दो प्लेट के ऊपर वाला यूरेशियन प्लेट और नीचे वाला इंडियन प्लेट दोनों टकराने से क्या हुआ, बीच में फॉल्ट बना, मतलब ब्लॉक माउंट फोल्ड माउंटेन बना। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें किस प्रकार से ये बेनिफिट्स है, इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स है माउंटेन का होना। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण है वो है, क्या करता है, जो नॉर्थ साइड से जो कोल्ड विंड आता है उसको क्या करता है, रोकता है। ठीक है, और जो रिवर है, ये इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये जो तीन मेजर रिवर्स है जो कि इंडिया से फ्लो होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन्स है जो कि केवल और केवल नॉर्दर्न माउंटेन में ही ऑरिजिनेट होती है। उसके बाद फॉरेस्ट से हमें क्या से मिलता है, टिम्बर मिलता है, मेडिकल प्लांट्स और बायोडाइवर्सिटी इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, स्ट्रेटजिक रोल की बात करें तो ये चाइना, नेपाल और भूटान, इन तीनों के साथ बॉर्डर साझा करता है। मतलब इन तीनों देशों में भी ये जो नॉर्दर्न माउंटेन है ये स्थित है। ठीक है, और कल्चर की बात करें तो अमरनाथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हिल स्टेशन इसी पे माउंटेन पे अवस्थित है। आगे बात करें मेन रेंजेस की, तो हिमालयन में तीन रेंजेस, हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद शिवालिक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हिमाद्री की। हिमाद्री जो है सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, जो कि हमेशा सालों भर क्या रहते हैं, बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसकी एवरेज हाइट जो है वो 6,000 मीटर है, लगभग 6 किलोमीटर। और इसमें माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, पाई जाती है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कंचनजंगा जो कि इंडिया में पाया जाता है। और ये पेरिनीरियल रिवर्स का सोर्स है। पेरिनीरियल मतलब सालों भर जो बहती रहती है जो रिवर्स, उसका सोर्स है। ठीक है, और हिमाचल, हिमाचल जो कि मिडल हिमालय होता है, इसमें रफेज टेराइन्स, फॉरेस्ट स्लोप्स पाए जाते हैं। इसी में शिमला हिल स्टेशन, शिमला, मसूरी जैसे हिल स्टेशंस अवस्थित है। फेमस जो वैलीज है, कुल्लू वैलीज, कारगा वैलीज, ये सब इसी में अवस्थित है। ठीक है, अब बात करें शिवालिक की, तो शिवालिक सबसे निचले हिमालय हो जाता है, आउटर हिमालय, सबसे लोअर हिमालय होता है। ठीक है, ये यंगेस्ट हिमालय होता है। कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड एंड सेंडिमेंट, ये किससे बना है, तो अनकंसोलिडेटेड सेंडिमेंट के द्वारा ये बना हुआ है। और इसमें ड्यून्स और डूर वैलीज के नाम से भी जाना जाता है, देहरादून, कोटी डून्स, ये सब जाने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वांचल से जो कि ईस्टर्न साइड में, इंडिया के ईस्टर्न साइड में अवस्थित है। इंडिया के ईस्टर्न साइड में जो कि हमारा इंडिया ऐसे है, ये हमारा ईस्टर्न साइड हो गया। ठीक है,
ये जो पार्ट है ईस्टर्न साइड, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिल्स। इस एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। फोल्ड माउंटेन रनिंग साउथवर्ड फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश टू मिजोरम। जो अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम से साउथ वार्ड क्या करता है, माउंटेन रेंज मूव करता है, मतलब रनिंग है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अवस्थित है। वहीं बात करें इसके रेंजेस के बारे में, हिल्स की बात करें तो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजोरम हिल्स एंड मणिपुर हिल्स, ये चार इंपॉर्टेंट हिल्स जो कि पूर्वांचल हिल्स में अवस्थित है। अब बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन की, जो हिमालयन के बाद नॉर्दर्न प्लेन आता है, जो कि हिमालय के साउथ में, हिमालय के साउथ में क्या प्रेजेंट है, नॉर्दर्न प्लेन। और पेनिनसुला, जो कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसके नॉर्थ में, ठीक है। तो दोनों के बीच में अवस्थित है गंगा इंडो गंगेटिक प्लेन। इसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों मेजर रिवर्स क्या करते हैं, एल्यूवियल्स डिपॉजिट करते हैं, जिसके कारण ये पूरा मैदानी भाग बना। स्प्रेड ओवर स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, इन स्टेट्स के से क्या है, पूरे फैला हुआ है। एक्सट्रीमली फर्टाइल होने के कारण इसमें ज़्यादातर पॉपुलेशंस होते हैं, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ निवास करते हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी वेल डेवलप्ड इसी एरिया में देखने को मिलता है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। आगे बात करें डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन की, तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो तीन मेजरली डिवाइडेड है। एक है इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। अगर रिवर के बेस पे अगर क्लासिफाई किया जाए तो जो इंडस बेसिन है उसमें पंजाब, हरियाणा ये दोनों स्टेट्स कवर हो जाते हैं। वहीं गंगा बेसिन की बात करें, इसमें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल ये तीन स्टेट लार्जली पोर्शन में कवर होते हैं। अब ब्रह्मपुत्र रिवर से असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट बेनिफिशियल्स होते हैं। वहीं अगर रिलीफ्स के फीचर्स के बारे में बात करें तो इनको तीन भागों में मेनली क्या किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले बांगर, बाबर, बाबर, ठीक है। बाबर जो कि जस्ट तराइन क्षेत्र होता है, मतलब हिमालयन के माउंटेन के जस्ट साउथ में क्या होता है, बाबर, जो कि 8 से 10 किलोमीटर तक की रेंज चौड़ी होती है। वहीं उसके बाद तराइन आ जाता है, मतलब बाबर के बाद तराइन 10 से 20 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। और सबसे ज़्यादा चौड़ी जो होती है एल्यूवियल, जो कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस इन तीनों रिवर्स के द्वारा जो एल्यूवियल सॉइल होते हैं ये डिपॉजिट होते हैं। इनमें दो प्रकार के एल्यूवियल्स पाए जाते हैं, एक न्यू और एक ओल्डर। तो न्यू वाली क्या होती है, तो खादर, और जो ओल्ड एल्यूवियल्स है उसको बांगर बोला जाता है, ठीक है। और जो न्यूअर खादर है, जो कि नए नए मिट्टी जो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र तीनों रिवर के द्वारा नई मिट्टी जो लाई गई है जैसे फ्लड्स के द्वारा, तो वो सब क्या हो जाते हैं, खादर मिट्टी, जो कि बहुत ही फर्टाइल भूमि होती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि गंग प्लेन के बाद प्लेन के साउथ में है, ठीक है। ये प्लेन आ जाता है इतना दूर में, इसके साउथ में क्या है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुराना लैंड मास है, लगभग 3.6 बिलियन ईयर्स एगो पहले का। ये किसका है, तो गोंडवाना पीरियड्स के समय ये क्या हुआ, बना था, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड मेटामॉर्फिक, किससे बना है, तो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। और ये बाउंड्री है तो नॉर्थर्न में, ईस्टर्न में और वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट में प्लेन के द्वारा, और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। और ट्रेंगुलर फॉर्म में होने के कारण इनके जो साउथ पार्ट है, साउथ भाग, ये त्रिकोण है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार वी शेप का है, ठीक है। एवरेज एलिवेशन जो इस एरिया का जो है, मतलब प्लेट्यू का है, वो 600 से 900 मीटर्स है, ठीक है। और अंडर ड्रेनिंग सरफेस, मतलब
इसमें कुछ फॉल्टेड आए हैं, मतलब दरारें, उनमें ब्रॉडर विथ स्लो वैलीज बने हैं। और ये ज़्यादातर मिनरल्स और फॉरेस्ट रिसोर्सेज में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स और फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। वहीं वाटर शेडेड की बात करें तो मैनी रिवर्स जो है वो वाटर शेडेड के रूप में कार्य करती है, जो कि मोस्टली बे ऑफ बंगाल में, इधर बे ऑफ बंगाल में, बीओबी में गिरती है, फॉल कर जाती है, रेसिस्टेंट टू इरोजन एंड जियोग्राफिकली स्टेबिलिटी। और इसी कारण हमारा जो साउदर्न पार्ट है, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये क्या होते हैं, ज्योग्राफिकली स्टेबल है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इरोजन्स होती नहीं, क्योंकि ये रिजिड है, स्टेबल है, ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसके पिछले पार्ट वन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके डिविजन्स के बारे में। तो हमारा जो प्लेट्यू है कई भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड जो कि वो भी फर्दर कई भागों में बटा हुआ है, जैसे मालवा प्लेट्यू जो कि आप अरावली रेंज के आसपास देखते होंगे, गुजरात के आसपास, ठीक है। और वहीं बुंदेलखंड और बघेलखंड, वही उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के एरिया में ये बुंदेलखंड और बघेलखंड देखा जाता है। छोटा नागपुर जो कि झारखंड एरिया, झारखंड उड़ीसा के आसपास देखने को मिलता है वो चट्टान। स्लोप स्लोप नॉर्थ ईस्टर्न एंड रिच इन द कोल एंड द मिनरल्स। और ये अधिकतर क्या है, यहाँ छोटा नागपुर के आसपास कोल की मात्रा बहुत अधिक है और मिनरल्स की भी मात्रा बहुत अधिक है। जैसा कि अभी रिसेंटली लगभग राजस्थान के आसपास यूरेनियम का शायद पता चला है। तो ये मिनरल्स के मामले में बहुत ही रिच माना जाता है सेंट्रल हाईलैंड। और इसका स्लोप जो है नॉर्थ टू ईस्टवार्ड है, मतलब नॉर्थ ऊंचा होगा और जो ईस्ट होगा वो थोड़ा लो होगा, मतलब स्लोप होगा, ठीक है। और डेक्कन प्लेट्यू, उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है। इसमें महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, उसके बाद तेलंगाना प्लेट्यू, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये सब प्लेट्यू आ जाते हैं डेक्कन प्लेट्यू में। इनमें भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और इनकी सॉइल्स के जो टाइप बताएं वो भी बहुत ही डिफरेंट है, कहीं लाल है, कहीं पीला है, कहीं ब्लैक है। इस तरह विविधताएं भी प्लेट्यू में देखने को मिलते हैं। उसके बाद करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में, जो कि मेघालय के आसपास है, इस एरिया में, ठीक है। तो मेघालय प्लेट्यू और दो खरबी अलोंग्स, ये दो प्लेट्यू मेजरली है नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की, जो कि मेजरली कहाँ है तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। मेजरली कहाँ है, राजस्थान में, इस एरिया में। और अधिक पार्ट की बात करें तो वो कहाँ चला गया तो आ, पाकिस्तान के साइड में, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसका नाम थार डेजर्ट के भी नाम से जाना जाता है, और कहाँ अवस्थित, अरावली जो हिल है, अरावली हिल इस साइड में है, अरावली के वेस्ट में स्थित है ये, ठीक है। और मोस्टली अधिकतर जैसा कि बताया कि राजस्थान में है, लेकिन कुछ पार्ट गुजरात में भी देखने को मिलता है, और महाराष्ट्र, सॉरी, हरियाणा और पंजाब, इन तीनों राज्यों में भी कुछ पार्ट देखने को मिल जाता है, फैली हुई है वहाँ तक भी। वन ऑफ द मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में से जो डेंस पॉपुलेटेड डेजर्ट है वो कहाँ है, इंडिया में भी है। वन ऑफ द मतलब एक है, ठीक है। मतलब और कई डेजर्ट्स होंगे जहाँ पर ज़्यादा मोस्टली पॉपुलेटेड डेंस पॉपुलेटेड एरिया होंगे। उसके बाद ये जो एरिया है वो क्या है, एराइड टू सेमी एराइड। एराइड मतलब जहाँ रहने लायक व्यवस्था ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, मतलब जीवन निर्वाह नॉर्मली नहीं चल सकता उससे, और सेमी एराइड जहाँ चल सकता है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, ब्रांच लॉन्गिट्यूडनल, और ज़्यादा लार्ज
अमाउंट में यही सब पाए जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि बालू ही बालू, रेत ही रेत मिलते हैं। तो हवा के कारण जो ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं रेत के, उसको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर दिन में ज़्यादा हॉट और रात में ज़्यादा कोल्ड होता है, नाइट में। इसलिए यहाँ पर रहना एराइड कंडीशंस कहलाता है, और सेमी एराइड भी कहलाया जाता है, ठीक है। इवन रिसीव 150 mm रेनफॉल एनुअली, मतलब इससे भी कम, 150 ml से भी कम रेनफॉल्स वहाँ रिसीव किए जाते हैं, क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो कि इधर से चलती है, ठीक है। ये अरावली रेंज के कारण वो उस पे पार नहीं कर पाती है, और ये सीधा नॉर्थ में की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर चली जाती है, जिसके कारण हमारा जो ये पार्ट है अरावली के वेस्ट में, वो ज़्यादा पानी रिसीव नहीं कर पाती है। एंड यहाँ की सॉइल की बात करें तो सॉइल भी क्या है, सैंड है, मतलब बालुई है, जो कि पुअर फर्टिलिटी है, क्योंकि वाटर रिटेंशन इसमें बहुत ही कम है, वाटर इसमें एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और ज़्यादातर इसमें थॉर्ड इंड्यूसेस पाए जाते हैं, जेरोक्स, फाइट लाइक केजरी और कैक्टस जैसे पेड़ पौधे यहाँ पर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। और वेजिटेशंस बहुत ही स्केटर्ड है, मतलब छितर बितर है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, मतलब घनी आबादी जैसे बोला जाता है, डेंस्ड, डेंस नहीं है, यहाँ स्केटर्ड है, कहीं एक पेड़ है कहीं दो पेड़ है, इस प्रकार क्या है, स्केटर्ड है। अडेप्टेड टू द सर्वाइवल एट ड्राफ्ट्स, ऐसे पेड़ पौधे वेजिटेशंस वहाँ प्रेजेंट है जो कि ड्राफ्ट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ड्राफ्ट में सरवाइव कर सके, ठीक, बिना पानी के वहाँ रह सके, ठीक है। यहाँ जो सॉइल है, ज़्यादातर विंड इरोजन्स के कारण सॉइल भी एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, मतलब सॉइल इरोजन होता है मेनली किससे, तो विंड से, ठीक है। और अब बात करें इनके चैलेंजेज, इनमें रहने वाले लोगों की, तो यहाँ जो लाइफ लाइन है डेजर्ट की, ये बहुत ही बुरी है, ठीक है। और लगभग इस रीजन से दो रिवर्स गुजरती है, कौन कौन सी, तो सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास दो रिवर है जो कि इस रीजन से होके गुजरती है, जो इस रीजन्स को पानी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और जैसे बीकानेर, जैसलमेर और मैंने इंटू अ कल्टिवेटेड लैंड, और इसी एरिया में बीकानेर, जैसलमेर और बारमर्स के आसपास के रीजन्स में क्या हो, कल्टीवेटेड लैंड है, मतलब यहाँ खेती की जाती है, ठीक है। और मेजरली क्या होती है, वीट, मस्टर्ड, कॉटन फार्मिंग की जाती है, और हेल्प रिड्यूस डेजर्टिफिकेशन। और यहाँ पर डिजर्टिफिकेशंस को रिड्यूस किया जाता है, मतलब जो डेजर्ट बनते हैं, मतलब वहाँ पर वनस्पति, वेजिटेशंस, कल्टीवेशंस ना हो तो क्या हो जाएंगे, डेजर्टिफिकेशंस हो जाते हैं। उसी कारण अगर हम लोग वहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट करें किसी भी तरह, अगर पानी प्रोवाइड करवाए, तो वहाँ पर डिजर्टिफिकेशंस को रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और जो चैलेंजेस है रीजन्स में, तो डिजर्टिफिकेशन एंड द लैंड डिग्रेडेशन, मतलब रेगिस्तान का और विस्तृत एरिया में फैल जाना, और डिग्रेडेशन, उनके भूमि का डिग्रेडेशन हो जाना, मतलब जो वनस्पतियाँ, वीट, मस्टर्ड, कॉटन, ये सब फार्मिंग की जाती है, वो भी क्या कम हो जाना, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, फ्रीक्वेंट ड्राफ्ट, लगातार लगभग ड्राफ्ट की स्थिति वहाँ पर बनी रहती है, सूखा की, लॉस ऑफ पेस्टर लैंड एंड द रूलर्स माइग्रेशन, पेस्टर लैंड मतलब चारावाह का लैंड, जहाँ पर अपने मवेशियों को चारे के लिए रखा जाता है, चारे के लिए लैंड जो होता है उसको पेस्टर लैंड बोला जाता है, ठीक है। उसमें कमी के कारण कई लोग क्या करते हैं, रूरल से माइग्रेट हो जाते हैं दूसरे रीजन्स में जहाँ पर ये पेस्टर्स लैंड अवेलेबल। सो उसके बाद क्लाइमेट चेंज में वर्सन्स एरिडिटी, और क्लाइमेट चेंज के कारण जो इनके और भी बदतर हालत हो जाती है डेजर्ट रीजन में, ठीक है। अब बात करते हैं जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। इसमें बोला गया कि इंडो गंगेटिक प्लेन जो है रिवर के डिपोजिशंस के कारण बनते हैं, और जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो सेस्मिकली स्टेबल है, मतलब यहाँ भूकंप नहीं आते, सिंपल सेंस में समझो।
और वहीं हिमालयन फर्स्ट में बोला गया था हिमालयन आर ओल्डर दैन द पेनिनसुलर प्लेटू, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।